जो कि समझती हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक बीमारी है या अब प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब तो बेड रेस्ट ही करना है, 9 महीने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल एज ऑफ द यूट्रस पे हो, जिसे लोग कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह, अगर उस पे वो आवल हरी चीज़ नहीं उठानी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी और वॉशरूम के लिए कमोड यूज़ करना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी बच्चियों को नौजिया होता है। 10% मैं कहूँगी कि ऐसे लोग हैं जो प्री प्रेगनेंसी ही आते हैं। एक वजह आप समझती हैं कि आयरन कंजम्पशन नहीं टाइमली की जा रही होती। आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट में चल रही है, फीमेल में चल रही है, तो उससे बेबी प्रीमेच्योर हो जाएगा, वक्त से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है। ख़वातीन होती हैं, माएँ होती हैं, सासें होती हैं, उनकी बातें सुनने पर मजबूर होती हैं, लेकिन क्या ही बात हो कि अगर ख़वातीन को ख़ुद से पता हो कि बच्चे की टेक केयर किस तरह से करनी है, तो बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं उनसे भी बचा जा सकता है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन हैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सहर वड़ाइच साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। डॉक्टर से बस सबसे पहले तो हम अब बात कर लेते हैं उन ख़वातीन की जो कि समझती हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक बीमारी है या अब प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब तो बेड रेस्ट ही करना है, 9 महीने किसी काम को हाथ नहीं लगाना और आराम ही करना है। अच्छी बात है अगर आसपास के लोग केयर करते हैं और ब्लेस्ड होते हैं कि अगर उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है 9 मंथ्स। बिल्कुल ऐसी एक्चुअली डिपेंड्स ना, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बल्कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हम एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करें, वो रेस्ट करते नहीं हैं ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशंस या आप पे जो सोशल प्रेशर होता है या हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है बिल्कुल। और कुछ ऐसे हैं जो वाकई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक मिथ ये क्रिएटेड है कि पेशेंट कहता है कि मुकम्मल इसको रेस्ट चाहिए, लेकिन नहीं, वो जिन कंडीशंस में रेस्ट रिक्वायर्ड होता है वो हम खुद प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें रेस्ट करना चाहिए ख़वातीन को? जैसे कि प्लेसेंटा होती है जो बेबी को मदर से कनेक्ट करती है, अगर वो प्लेसेंटा लो लाइंग हो, बिल्कुल एज ऑफ द यूट्रस पे हो, जिसे लोग कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह, अगर उस पे वो आवल, पेशेंट की लैंग्वेज में उसको आवल कहते हैं प्लेसेंटा को, अगर वो आवल बच्चेदानी के मुंह पे हो तब पेशेंट को हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। उसमें डिफरेंट ग्रेडेस होते हैं। प्रेगनेंसी डिपेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग आ जाती है प्लेसेंटा, लेकिन जब अगर 30 वीक्स या उससे प्लस हो चुका है और स्टिल हमारी लो लाइंग प्लेसेंटा है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अगर उस तरह की प्लेसेंटा चलती आ रही है तो उसमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट है, पेल्विक रेस्ट है, और पेशेंट ऑब्वियसली इस तरह नहीं है कि बिल्कुल बेड रिडन हो जाएगा, पेशेंट कैन मूव अराउंड, लेकिन उसमें भी थोड़ी एहतियात होती है। वो हम खुद पेशेंट को बता देते हैं कि आपने भारी चीज़ नहीं उठानी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी और वॉशरूम के लिए कमोड यूज़ करना है, एनीथिंग दैट क्रिएट्स प्रेशर ओवर योर यूट्रस वो अवॉइड होता है। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह का ख्याल करने की ज़रूरत है व्हेन यू गेट टू नो दैट यू आर हैविंग अ लाइफ विद योरसेल्फ और आप कैरी कर रहे हो उसको, एक नन्ही जान को? फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पहले से प्लान भी कर रहे हो तो आपको तब से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी बच्चियों को नौजिया होता है, तबीयत ख़राब होना बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन है, तो ऐसे में मेडिसिन भी नहीं लेती हैं। फॉलिक एसिड रिकमेंडेड है स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स। ये बॉडी में क्या करता है, किस तरह का फ़ायदा पहुंचाता है और लेना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, फॉलिक एसिड का ये है कि जब भी इवन हमारे पास अगर कोई पेशेंट आती है, बहुत रेयर ऐसा होता है, 10% मैं कहूँगी कि ऐसे लोग हैं जो प्री प्रेगनेंसी ही आते हैं, अभी उनकी मैरिज होनी है और वो आएंगे हमारे पास के उसके लिए अगर कुछ आप बताना चाहें, शादी से पहले ख़वातीन बिल्कुल कि मेरी शादी होने वाली है कुछ माह में, तो आप मुझे कुछ रेकमेंड करेंगी, कोई एहतियात या किस तरह से, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंसीव एज सुन एज आई गेट मैरिड। तो उसके लिए हम फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड का रोल ही मेनली फर्स्ट मंथ में है। ठीक है, उसमें ये होता है कि बेबी की न्यूरल डेवलपमेंट होती है और न्यूरल डेवलपमेंट हो जाती है फर्स्ट मंथ तक, तो और पता कब चलता है प्रेगनेंसी का, वो भी फर्स्ट मंथ के बाद पता चलता है। फर्स्ट एग्जैक्टली फर्स्ट 6 वीक्स जब आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका पीरियड मिस होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। बिल्कुल। तो लेकिन अगर पहले ही वो मेडिसिन नहीं ले रही तो न्यूरल डेवलपमेंट तो हो गई, इवन हम कहते हैं तब भी पेशेंट लेना शुरू कर दे, लेकिन पेशेंट की हमारे यहाँ कंप्लाइंस बहुत बुरी है, क्योंकि ये थोड़े एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। ये फॉलिक एसिड, आयरन, ये पेशेंट के स्टूल में थोड़ी चेंजेस होती हैं, पेशेंट के अपने एपिगैस्ट्रिक, उसको नौजिया इससे ज़्यादा होता है, कुछ पेशेंट्स इसको टॉलरेट आयरन को नहीं करते, तो वो
उस वजह से हमारे पेशेंट्स की कंप्लायंस बहुत बुरी है। अच्छा, यही एक वजह आप समझती हैं कि आयरन कंजम्पशन नहीं टाइमली की जा रही होती, फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में पता चलता है कि जो ख़वातीन हैं एनीमिया का शिकार हो गई हैं, खून की कमी अगर हो तो फिर आप बेहतर बता सकती हैं कि फिर कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो विमेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा है एनीमिया की। इवन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी एनीमिया का बहुत है। आप ये देखें कि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे 6 मंथली या ईयरली वो अपने सारे टेस्ट कराते हैं, स्पेशली फीमेल्स। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में तो रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है ना, आपके पास आप एक जान नहीं हो, आपके पास 2 जाने हैं। ऑब्वियसली आप बेबी कहाँ से फीड ले रहा है, वो भी मदर से ले रहा है। अगर मदर पहले ही डेफिशिएंट है आयरन में तो बेबी को किस तरह से पूरा करेगी। तो उसके लिए अगर आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट में चल रही है, फीमेल में चल रही है, तो उससे बेबी प्रीमेच्योर हो जाएगा, वक्त से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा बेबी का साइज़ छोटा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए तो आयरन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बेबी की ग्रोथ छोटी हो जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जो हेल्थ का निज़ाम है किस तरह से आप उसको क्रिएट करती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो ख़वातीन हैं, लोअर मिडिल क्लास तबके की मैं ख़ासकर बात कर रही हूँ, जिनको बहुत महंगा लगता है हमारे यहाँ टेस्ट करवाना भी अब आसान नहीं रहा है। जिस तरह से इन्फ्लेशन है हमारे मुल्क में और बहुत महंगे टेस्ट हो चुके हैं। ख़वातीन को ना तो पता है कि उनका HP लेवल लो हो रहा है और कितना हो रहा है। अगर उसके बाद IV डॉक्टर्स यूजली रिकमेंड करती हैं उन ख़वातीन को जो कि एनीमिया का शिकार होती हैं, वो भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और ऐसे में फिर हम पेचीदगियाँ और महज कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं ये तमाम तरह के टेस्ट के जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो ख़वातीन हैं, वो जा सकें थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी, अपना पूरा चेकअप देख सकें, उसको तमाम मामलात को मॉनिटर खुद से कर सकें। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। अगर मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है। अवेयरनेस इस तरह से नहीं है कि हर जगह पे गवर्नमेंट ने बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHU, RHCs, DHQ, THQ, उसके बाद आते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, लाइक लाहौर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हैं, वो बाद में आते हैं। सही। पहले बेसिक हेल्थ यूनिट है, उससे भी पहले LHVs हैं। सही। वो घर घर जाके पेशेंट को बताती हैं। अब इसमें डॉक्टर के एंड पे भी आता है और पेशेंट के एंड पे भी आता है। पेशेंट घर में ही ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारा बहुत लाइक एक्सपेंसिव हो जाएगा, टेस्ट काफ़ी महंगे हो जाएंगे। एक तो ये चीज़, सॉरी टू कट यू है, एक तो ये मामला है कि हमारे यहाँ एक्सपेंसेस, नो डाउट, डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट करवाना, रिपोर्ट्स देखना, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना, ये एक भारी भरकम बिल है। नहीं। लेकिन उससे पहले जो घर की जो सासें या जो माएँ होती हैं, वही अरे हमने भी तो बच्चे पैदा किए थे, हम तो कभी डॉक्टरों के पास नहीं भाग के गए थे, हमने तो कभी नहीं इतने टेस्ट करवाए थे, हमने तो कभी इतनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई थी। लेकिन वो भूल जाती हैं कि तब ख़वातीन किस मिजरी से गुजरती थी। माँ और बच्चे की डेथ भी ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाती थी। मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना ज़्यादा हाई हुआ करता था उन वक्तों में। तो शायद ये एक काउंसलिंग जो घर से भी चली आ रही होती है कि नहीं जाने की नहीं ज़रूरत है डॉक्टर्स के पास बार बार, ये भी एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये बताऊंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में फ्री है हर चीज़, सही, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप BHU में जाओ, वहाँ आपको फ्री, आयरन तो बहुत ज़्यादा फ्री मेडिसिन है। इवन फोलिक एसिड की 25 रुपए की एक डिबिया मिलती है, वो आप पूरा मंथ यूज़ कर सकते हो।